गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सपना जी, कैसे हैं आप? सर अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी, आई एम गुड। अपने बारे में कुछ बताइए सपना जी। जी सर। सर मेरा नाम सपना सोनी है। मैं बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे की निवासी हूँ। मैंने अपनी सेकेंडरी जो है 10th क्लास वो श्री डूंगरगढ़ के ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से की है। मैंने 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट ले रखा था और ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री डूंगरगढ़ से की है। फिर मैंने बीकॉम किया है श्री डूंगरगढ़ महाविद्यालय से और एमकॉम किया है डूंगर कॉलेज बीकानेर से। ओके, ठीक है। सपना जी, बीकानेर यस है सर। राजस्थान में एक अलग स्थान रखता है, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिसके चलते हम कह सकते हैं बीकानेर एक अपनी स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशंस है उसकी कुछ अलग अदर डिस्ट्रिक्ट? यस सर। सर बीकानेर सबसे पहले तो अगर देखें तो बीकानेर का नाम आता है राजस्थान के रेगिस्तान वाले जिलों में, कि जो थार डेजर्ट का जो एरिया है वो बीकानेर के अंदर आता है। और बहुत से धोरे हैं, उनके अंदर जो कैमल की जो सफारी है उसका लुत्फ भी बीकानेर में उठाया जाता है। उसके साथ साथ बीकानेर की जो भुजिया इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस है। और बीकानेर की जो रसगुल्ला इंडस्ट्री है वो भी फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे ऊन की सबसे बड़ी मंडी लगती है बीकानेर में, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और बीकानेर का जो लूणकरण सर है वो अपनी पहचान रखता है मूंगफली के उत्पादन में। पूरे राजस्थान का 40% ऑफ दी ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है वो लूणकरण सर में होता है। और उसके अलावा बीकानेर में जो ऊन की जो ये कालीन और नमदे वगैरह बनाए जाते हैं नापासर के अंदर। ओके, आप ये बताइए कि राजस्थान में नमदे के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा प्रसिद्ध है बीकानेर के बाद? सर नमदे में सर टोंक जिला है, उसके अंदर नमदे बनते हैं। तो जो नमदे बनते हैं बीकानेर में और टोंक में, उनमें क्या डिफरेंस सर टोंक वाले का तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, बट बीकानेर के अंदर जो नमदे बनते हैं वो यहाँ की जो मगरा ये ब्रीड की जो शीप है उससे वो नमदे बनाए जाते हैं, जो कि थोड़ी लो क्वालिटी की जो ऊन होती है उससे नमदे बनते हैं। और थोड़ी जो हाई क्वालिटी की ऊन होती है उससे कालीन वगैरह बनाए जाते हैं। है? आपने भेड़ की नस्ल बताई मगरा, एक यस ऐसी सर। कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसको चनोथर भी बोला जाता चनोथर सर शेखावाटी। है? क्या आप सर सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सॉरी सर। पुस्ता कला और मथेरना कला के बारे में कुछ बताइए। सर उस्ता कला जो ऊंट होता है उसकी जो मरे हुए ऊंट की जो खाल होती है, हाइड होती है, उसके ऊपर सोने की नक्काशी की जाती है, वो उस्ता कला है। यहाँ पे जो फेमस कलाकार थे वो हिसामुद्दीन जी उस्ता थे, जिनको 1986 में पद्मश्री मिला था। और जो मथेरना कला है वो बीकानेर के अंदर जैन समाज के लोग करते हैं, जो कि दीवारों पे भित्ति चित्र बनाते हैं, वो भगवान की कलाकृतियां बनाते हैं मथेरना कला। अभी एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनी है पुस्ता कलाकारों के ऊपर, क्या आपने वो देखी है? जी सर, रिपीट करेंगे क्वेश्चन? एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री बनी है पुस्ता कलाकारों के ऊपर, तो क्या आपने वो देखी है? नो सर, सॉरी सर। तो मतलब उस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि पुस्ता कलाकारों का जो जीवन है वो जीवन यापन करना भी कठिन होता जा रहा है। इवन ये विश्व प्रसिद्ध कला है, लेकिन फिर भी यस उनका सर। जीवन यापन है वो कठिन होता जा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन? सर इसके पीछे रीजन तो ये हो सकता है कि जो उस्ता कलाकार हैं वो पुराने समय से चले आ रहे हैं, बट आजकल जो पुरानी कलाएं हैं उनके संरक्षण में प्लस जो लोग हैं वो उनके प्रति इतने जागरूक नहीं हैं। मेन तो सर दिक्कत यही आती है उनके साथ कि लोगों के अंदर अपनी पुरानी कलाओं के प्रति जागरूकता नहीं है। उस्ता कला के जो कलाकार हैं उनके जो आर्टिफैक्ट्स जो बनाते हैं उनके लिए कोई स्पेशल मार्केट की व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा यहाँ से अगर एक्सपोर्ट्स भी होते हैं तो वो एक्सपोर्ट्स भी इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। अगर इस कला को बढ़ावा दिया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो ये जो कलाकार हैं वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे सर। आपने बीकानेर का परिचय दिया पर उसमें अपने जूनागढ़ का चर्चा नहीं की। यस सर। सर बीकानेर में वैसे तो बहुत सारी जगह ऐसी है जो देखने लायक है, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो सर जो मेन मेरे दिमाग में आया वही उस टाइम पे मैंने सर बोल दिया। अच्छा, ये जो, जूनागढ़ भी सर। चलिए कोई यस बात सर। नहीं है, आप ये बताइए कि जूनागढ़ जो दुर्ग है उसका जो स्थापत्य है वो कौन सी शैली से ज्यादा प्रभावित है?
सर इंडो इस्लामिक शैली से जो जूनागढ़ है वो ज्यादा प्रभावित है। और ये यदि अपन मानते हैं कि शुक्र नीति के अनुसार जो अपना दुर्गों का एक डिविडेशन किया गया है, डिवीजन यस सर। प्रेजेंट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है दुर्ग वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग सर ये धान्व श्रेणी का दुर्ग है जूनागढ़। है? इसके अलावा कितनी श्रेणियां हैं दुर्गों की? सर शुक्र नीति में तो 9 श्रेणियों के बारे में कहा गया है। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है वो जो कि लगभग 8 श्रेणी के दुर्गों, 8 जो श्रेणियां हैं शुक्र नीति में बताई गई, उन सारे के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट बैठता है? तो सर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किन्होंने इसका यस सर। निर्माण करवाया था? सर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य थे, उन्होंने करवाया था 7वीं शताब्दी शायद। साका क्या होता है? सर साका एक मिश्रित टर्म है केसरिया और जौहर के लिए। जब युद्ध के मैदान में जब राजपूत होते थे, राजपूत मेल्स होते थे, वो युद्ध के मैदान में जब केसरिया बाना पहन के जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो पीछे से उनकी जो महिलाएं जो भी उस दुर्ग में होती थी वो जौहर कर लेती थी, वो अपने आप का आत्मोत्सर्ग कर देती थी, उसे जौहर कहते हैं। और जब ये दोनों साथ में होते थे तो उस टर्म को साका कहा जाता था। चलिए ठीक है सपना जी, मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए आपको नेक्स्ट पैनल नंबर की तरफ फॉरवर्ड मूव करूंगा। ओके अजित सर, ऑन टू यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सपना, गुड आफ्टरनून सर। आप कैसी हैं? सर मैं बिल्कुल अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप सपना हैं तो आप ये एडमिशन में ड्रीम क्यों देखती हैं? आप कुछ और ड्रीम क्यों नहीं देखती हैं? आप एकेडमिक में चले जाएं, मॉडलिंग में चले जाएं, स्पोर्ट में चले जाएं, व्हाई ओनली सिविल सर्विसेज? सर सिविल सर्विसेज, एक तो सर आजकल का ट्रेंड ये है कि हर जो युवा है उसके मन में यही बसता है कि सिविल सर्वेंट, एक तो उनकी सब पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तो होती है मतलब सिविल आप बस सर्वेंट। आप भीड़ की चाल हैं, बस आपका कोई अपनी आइडेंटिटी नो सर, नहीं है, आपकी कोई नो अपनी अपनी वजूद एग्जिस्टेंस नहीं है। सर है। सर इसके अंदर मेरा पहला मोटो तो यही है कि सिविल सर्विसेज में जाके हम लोग अपना योगदान है वो नेशन के डेवलपमेंट में दे सकते हैं। हमारे अंदर थोड़ा पावर होता है हमारे पास कि हम पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा योगदान दे सकते हैं, जिससे कि हमें पता है कि हम जहाँ जिस रीजन से आए हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, तो उसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, नेशन के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते आपने हैं। आपने सैम मानिक शो के बारे में कुछ सुना है? सैम मानिक शो, सॉरी सर। चलिए मैं आपको क्लू देता हूँ। भारत यस के सर। सेकंड बड़े ही फेमस फील्ड मार्शल थे जो के.एम. करियप्पा के बाद बने थे। आप कौन सा अखबार पढ़ती हैं? सर राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। अच्छा, हिंदी पढ़ती हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ती। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने सैम मानिक शो के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप मतलब सिविल सर्विस में जा करके या राजस्थान सर्विसेज में या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा करके बस आपको तो यस मैनशिप करना होगा। आपके पास कोई अपनी अपनी तो कोई डिस्क्रिप्शन होगी नहीं, यस मैनशिप करना होगा। इससे बढ़िया है कि आप कोई दूसरा काम करें जिसमें आपका अपना डिस्क्रिप्शन हो, आपके अपने स्किल का, आपके अपने पोटेंशियल का एक्चुअल यूज हो। सर एडमिनिस्ट्रेशन में यसमैनशिप तो नहीं होती है, हमारे पास जो भी पॉलिसीज आती है वो हमें अपने डिस्क्रेशन पे ही इम्प्लीमेंट करनी होती है। और बाकी सर स्किल्स जो है वो हमें इसी के अंदर भी दिखानी पड़ती है कि हम किस तरह से पॉलिसीज का, लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि सारे लोगों तक उनकी पहुंच हो पाए। सर ये एक स्किल का ही काम अच्छा होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो सपोज करिए आप, मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। सपोज करिए आप सैम मानिक शो हैं और आप इंदिरा गांधी के टाइम में एज फील्ड मार्शल काम कर रही हैं, और इंदिरा गांधी कहती हैं कि इसी मंथ में बांग्लादेश के खिलाफ वार लॉन्च करना है, और आपको लगता है कि अभी टाइम अनुकूल नहीं है, तो आप क्या करेंगी? वार लॉन्च कर देंगे इंदिरा गांधी की बात मान के, या रेसिस्ट करेंगी? सर रेसिस्ट तो नहीं कर सकते, बट समझाने की कोशिश हो सकती है कि जो भी हमारे पास सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं उस चीज को लेके वो हम पहले उनके सामने रख सकते हैं। और अगर क्योंकि वो सर नहीं अगर कोई, मानेंगी तब क्या करेंगी आप? अगर वो नहीं मानेंगी, कोई भी, मैंने आपको एक स्पेसिफिक केस दिया, कोई भी आपका पॉलिटिकल बॉस जिसके अंडर यस आप सर। काम करती हैं और वो नहीं मानेगा, तब क्या करेंगी आप? सर ऐसा तो कोई पॉलिटिकल बॉस या फिर कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता कि जो सही बात है वो ना समझे। कि अगर हम
अपने तरफ से सही सपोर्टिंग फैक्ट्स ओके, लेके जाते हैं। चलिए जरा आप मुझे बताइए, आप कॉमर्स से हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? आप हर जगह पढ़ती हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। यस सर। सर ट्रेड का मेन जो मोटो होता है वो होता है वस्तुओं को बेचना और खरीदना। ट्रेड ये होता है कि बेचना और खरीदना, बट कॉमर्स वो होता है, वो थोड़ी ब्रॉड टर्म हो जाती है। उसके अंदर बेचने और खरीदने के साथ में प्रॉफिट मेकिंग और जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आप इसको देखिएगा एक बार। अच्छा, आप मुझे यस ये सर। बताइए, आपने सुना है 1857 के बगावत के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। कुछ लोग उसको रिवोल्ट कहते हैं, कुछ लोग उसको म्यूटिनी कहते हैं, कुछ लोग उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कहती हैं, और उससे पहले ये बताइए कि रिवोल्ट में म्यूटिनी में क्या फर्क है, क्या अंतर है रिवोल्ट एंड म्यूटिनी? सर यस सर। सर रिवोल्ट जो होती है वो लोगों के द्वारा किया जाता है, बट म्यूटिनी जो होती है वो सैनिक, स्पेसिफाइड जो सैनिक होते हैं वही करते हैं। जो सैनिकों के द्वारा जो किसी सत्ता के विरुद्ध जो अभियान किया जाता है वो म्यूटिनी होता है। और तो फिर यदि उसके अंदर आप किस में रखती हैं इसको, 1857 को, रिवोल्ट में, म्यूटिनी में, या सर फर्स्ट वार इसको, ऑफ इंडिपेंडेंस में? सर अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो ये रिवोल्ट था सर। म्यूटिनी तो नहीं कह सकते क्योंकि कई जगह पे इसमें लोगों का सपोर्ट भी था। और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंस की भावना पूरे देश में एक चलिए बराबर चलिए नहीं चलिए थी। चलिए, हम आपको एक देते हैं सिचुएशन 1857 के कॉन्टेक्स्ट में। यस आप सर। एक डिस्ट्रिक्ट की मजिस्ट्रेट है और देख रहे हैं कि बहुत इंटेंस प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत इंटेंस रिवोल्ट का कंडीशन बनने जा रहा है, और सरकार आपसे कहती है कि लो ये 50,000 रुपया लो, ये 5 लाख रुपया लो, 5 करोड़ रुपया लो, और 2 ग्रुप में बांट करके इनको डिवाइड करा ताकि हम रूल कर सकें और ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। आप क्या करेंगी? सरकार को सपोर्ट करेंगी, पैसा लेके लोगों में बांट के 2 गुट बना देंगी, या कहेंगी नहीं इनके यूनिटी को बाकी रखा जाए? क्या करेंगी आप? सर अगर वो रिवोल्ट है वो सरकार के खिलाफ है या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है तो बिल्कुल उसको बांटना ही सही होगा उस समय पे। तो उनकी मतलब, एकता। तो फिर आप वहां पर अनएथिकल हो जाएंगी, आप एथिक्स को, मोरालिटी को छोड़ देंगी। सर मेन प्रॉब्लम ये है ना कि लोग किस कॉन्टेक्स्ट में रिवोल्ट कर रहे हैं, उनका मोटो भी तो जानना जरूरी होता है कि लोग रिवोल्ट कर क्यों रहे हैं। लेकिन फिर आप गार्डियन भी नहीं बनेंगी। गांधी जी कहते हैं कि मीन्स एंड एंड्स दोनों चाहिए कि वो जस्टिफाइड हो, मतलब आप एक एंड के लिए एक मीन्स को गलत इस्तेमाल करेंगी। सर सिविल सर्वेंट होता है उसका मेन मकसद यही होता है कि गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि आप यस मैनशिप को सपोर्ट करते। चलिए एनीवे, अब मुझे ये बताइए, आप अभी बात कर रही थी जौहर के बारे में, या फिर आप कह लीजिए कि ये जौहर का जो कॉन्सेप्ट है, जो मलिक मोहम्मद जैसी की जो नॉवेल है पद्मावत, है ना, यस सर। हम्म। वो, उसको आपने पढ़ी है क्या? उसके बारे में कुछ जानती हैं पद्मावत के बारे में? यस सर, पद्मावत पढ़ी तो नहीं है बट उसके बारे में सुना हुआ है। जब पद्मावत मूवी आई थी उस समय पे वो बहुत चर्चा में थी कि अच्छा, तो ये मलिक मोहम्मद। बताइए, ये जो किताब है उसकी, वो किस यस कैटेगरी सर। में आएगी? फिक्शन में, नॉवेल में, फैक्ट बेस्ड बुक में, या हिस्ट्री में, किस में आएगी? सर हिस्ट्री की बुक ही मानी जाती है पद्मावत। तो आप मतलब ये कि उसमें जो क्या बोलते हैं, रानी, जो अलाउद्दीन खलजी और जो चित्तौड़ की रानी है, उनका जो स्टोरी है, उसको आप सही मानती हैं? हिस्ट्री की बुक है ये, सर आप जो कह उनकी रही हैं पर्स हिस्ट्री की बुक है। सर उनकी पर्सनल तो कोई स्टोरी है नहीं इसके अंदर। तो ये दिखाया हुआ है कि चित्तौड़ पे आक्रमण करने का जो एक कारण था ना वो पद्मावती था। तो ये हो तो सकता है क्योंकि इसको आप हिस्ट्री मानती हैं? और हिस्ट्री ये कितने सेंचुरी बाद लिखी गई थी, ये जो अलाउद्दीन सर खलजी का जो लगभग चित्तौड़ पर अटैक था? हम्म? सर लगभग 2 सेंचुरी बाद 1540 के आसपास ये लिखी गई थी पद्मावत। तो तो ये हिस्ट्री में आती है, एक बार देखिएगा। चलिए एनीवे, अब मुझे ये बताइए कि अभी फार्मर्स का जो इशू है, यस सर। क्राइसिस है, हम्म। इसको फार्मर्स प्रोटेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? फार्मर्स के पास और भी तो मैकेनिज्म है। दे कैन अप्रोच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनसे प्रेशर बना सकते हैं। दे कैन यूज प्रेशर ग्रुप्स, दे कैन आल्सो यूज अपोजिशन लीडर्स टू गेट देयर डिमांड फुलफिल्ड। तो ये क्यों अल्टीमेट मीन्स पे चले गए हैं? और आप कैसे देखती हैं इस प्रोटेस्ट को? आप कैसे देखती हैं? सर प्रोटेस्ट करना वैसे तो गलत होता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे खराब हो जाती है।
बट आप इसको फार्मर्स गलत कह रहे हैं। फिर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1 को आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A सब क्लॉज 1B सब क्लॉज 1C तो कहता है कि राइट टू प्रोटेस्ट आपका राइट है। ऐसे कैसे यस होगा? सर, राइट टू प्रोटेस्ट राइट है, बट पीसफुल प्रोटेस्ट राइट है सर। अगर अग्रेशन में या वॉयलेंस में प्रोटेस्ट होता है तो वो राइट नहीं होता, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ज्यादा डिटेरियोरेट कर देता है। और किसान है, उन्होंने शुरुआत में बातचीत करने का रास्ता अपनाया था, और अभी भी यही हुआ है कि वो वहां पे जाने के बाद उनके साथ बातचीत करके ही मसले का हल निकाला जाएगा। बट ये जो प्रोटेस्ट है सर, ये शायद ये आजकल दिखाने के लिए जरूरी हो गई है कि हम इस चीज के लिए अवेयर हैं, हम अपने राइट्स के लिए अवेयर हैं, और अगर यदि कोई हमारे राइट्स का हनन करने की कोशिश करता है तो हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। और सर खाली फार्मर्स नहीं, ओके, हर जगह पे। ठीक है। आप चलिए, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। यस सर। आप इतनी यंग है, आपकी एज क्या हो रही है? सर 25। 25। आपको क्यों एक डिस्ट्रिक्ट का इतना बड़ा बोझ दिया जाए? आप साबित कीजिए कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप इतना बड़ा बोझ संभाल सकती हैं, आप मेंटली फिट हैं और डिसीजन ले सकती हैं। आप कोई बताइए, आपके अंदर कौन सा एक फीचर है, क्वालिटी है, जिससे आपको कोई इतना बड़ा बोझ दिया जाए? सर सिविल सर्विसेज के लिए सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होती है इंटीग्रिटी। जो सत्यनिष्ठा है वो सर मुझ में है, और मैं ये मानती हूँ कि मैं अपने मोरल्स को लेके और अपनी ड्यूटीज को लेके हमेशा सचेत हूँ। और सर एज मेरे हिसाब से तो सर मैटर नहीं करती है, क्योंकि भगत सिंह जी को जब फांसी लगी थी उस समय उनकी एज 21 या 22 थी। तो एज सर, अगर हम लोग किसी चीज को लीड करना चाहते हैं तो सर एज मैटर नहीं करती है, मैटर करता है हमारा थैंक यू सो हौसला मच। और हमारी वैल्यूज। ठीक है सपना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आई एम मूविंग यू थैंक यू टुवर्ड्स सर। नेक्स्ट पैनल। थैंक यू सर। नेक्स्ट पैनल मेंबर डीवी मैडम। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सपना जी। और कैसे हैं आप? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम? ओके, मैं भी ठीक हूँ। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट आ रहा है इसका? यस मैम, आवाज नहीं आई थी उस टाइम पे। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है अभी? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, थैंक यू मैम। आप कहाँ, बीकानेर से बिलोंग करते हैं? यस मैम, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ ब्लॉक से। ओके। अच्छा, आप बताइए कि हमारे राज्य में पहला राज्यत्व दिवस कब मनाया गया? मैम आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, आवाज नहीं आ रही थी। ओके, मैं रिपीट करती हूँ सपना। यस मैम। राजस्थान राज्य में पहला राज्यत्व दिवस कब मनाया गया? पहला राजस्व दिवस, सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ओके। अच्छा, राजस्थान सरकार द्वारा वनधन योजना को अभी माडा क्षेत्र में लागू किया गया है। तो ये वनधन योजना क्या है? मैम वन धन योजना बेसिकली जो ट्राइबल गैदरर्स होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, उनकी एक ट्राइबल प्रोड्यूसिंग कंपनीज बनाई जाती है, जिसके तहत बहुत सारे ट्राइबल लोग एक साथ मिलके, और जो मिनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी मतलब कि मेजर धान वगैरह को छोड़ के जो भी लाख होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लकड़ी होती है, उन सबको वो कलेक्ट करते हैं। और उस कलेक्शन को वंधन योजना के तहत एक बाजार प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि उनको उनकी आजीविका का साधन मिल सके। ओके, तो आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं। यस मैम। तो बताइए कि अभी डूंगरपुर जिले में लास्ट मंथ में जो उपद्रव की घटना हुई, यस जहाँ मैम। पे प्रदर्शन के नाम पर हिंसा हुई, आगजनी हुई, तो आपको क्या लगता है कि वो प्रशासन तंत्र की एक विफलता है? मैम प्रशासन तंत्र की विफलता तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय पे वहां पे ये डूंगरपुर में उपद्रव हुआ था, उस टाइम पे राजस्थान में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही थी कि जो भी पुलिस फोर्स और जो प्रशासन है उनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो रखा था।
जैसे कोविड की जो मेन चल रहा है उस समय पे पुलिस फोर्स और जो प्रशासन है वो उस चीज को समेटने में लगे हुए थे, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए थे। तो जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रशासन ने ये सोचा कि ये शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे, बट अचानक उन्होंने वो जो वायलेंट जो रूप ले लिया था उसने, उसके कारण थोड़ी देर हुई उस चीज को समझने में, बट जैसे ही पता चला तो वो प्रशासन ने उस चीज को कंट्रोल में ले लिया। ओके, ठीक है। अच्छा बताइए कि भारत में अभी कितनी रामसर साइट्स है? मैम 41। ओके, रामसर साइट्स जो हैं इनको हम रामसर साइट्स ही क्यों कहते हैं? मैम ये जो कन्वेंशन है वेटलैंड्स को लेके वो ईरान की रामसर सिटी में साइन हुआ था, इसीलिए इनको रामसर साइट्स कहते हैं। ओके, अब बताइए आप कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ, वो क्या होता है? मैम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टेम्परेट साइक्लोन है जो कि मेडिटेरेनियन सी में शुरू होता है वहां से, और वहां से शुरू होने के बाद धीरे धीरे वो ईस्ट की साइड बढ़ता है, और भारत और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर सर्दियों में बारिश करता है जो कि मावट कहलाती है। ठीक है। आप अगर आप एसडीएम बनने के बाद, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप एसडीएम बन गए हैं, तो आपके कार्य करने के लिए आप किस क्षेत्र को प्राथमिकता देंगे? मैम एरिया, राजस्थान का आप एरिया के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि नहीं, मैं एरिया राजस्थान के कंटेक्स्ट में नहीं पूछ रही हूँ। डिपार्टमेंट। आप किस एरिया में काम करना चाहेंगे? महिला हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो हाँ हाँ गई, कौन डिपार्टमेंट सा हाँ। एरिया को आप प्रेफरेंस देंगे? सर सॉरी मैम, मैं सबसे पहले अगर मुझे ये चीज चुनने का मौका मिलता है तो मैं महिला शिक्षा की ओर मैं ये अपने कदम शुरुआत में बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं पे आजकल जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो जब महिलाएं अशिक्षित हैं, अपने राइट्स को लेकर अवेयर नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहले महिलाओं का, लड़कियों का जो एनरोलमेंट है वो स्कूल्स में हो, उनकी शिक्षा की तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा दिया जाए। ओके, ओके सपना जी, मैं आपको अब नेक्स्ट फैकल्टी पैनल मेंबर हैं उनकी तरफ मूव करती हूँ। थैंक यू मैम। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सपना जी, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है। सपना जी, अभी जैसे हमारे एक पैनल मेंबर से आपने पूछा था कि आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहती हो, तो उसमें आपका जवाब था कि मेरे अंदर सत्यनिष्ठता है। यस सर। क्या डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग सत्यनिष्ठता की? सर सत्यनिष्ठा होती है कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, और साथ में अपने मोरल्स हैं और जो अपनी जो नैतिक ड्यूटीज है उनको भी साथ में बांध के चलना सत्यनिष्ठा होती है। फिर आपने इसमें एक क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन आप पैदा कर दिए एक, अभी आपने इसमें नैतिकता और मोरलिटी की बात की है। क्या अंतर है दोनों में, एथिक्स और मोरलिटी में क्या अंतर है? सर नैतिकता और मोरालिटी बेसिकली तो अगर इनको देखें तो ये सेम ही चीजें हैं, कि हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो नैतिकता में ही आते हैं। अगर हम सही तरीके से, हमारे अंदर प्रिंसिपल है, अगर हमने अपने प्रिंसिपल बना रखे हैं कि हमको कोई भी चीज़ है वो सही तरीके से करनी है, बिना किसी छल कपट के करनी है, तो सर वो नैतिकता, और वही बेसिक सर मोरालिटी का बेसिक तो वही है सर। डिफरेंस मैं देख लूंगी बाद में सर, अभी बताना। ठीक। आपके पास ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट थे? सर ग्रेजुएशन में अकाउंटेंसी थी, मैनेजमेंट था और इकोनॉमिक्स थी। आप ये बताइए कि आपने कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमकॉम किया, उसके बाद में आपने सिविल सर्विसेज क्यों चयन किया? सिविल सर्विसेज आने का क्यों डिसाइड किया? सर शुरुआत में जब कॉमर्स ली थी उस समय तो ट्रेंड था सीए और सीएस बनने का, उस समय कॉमर्स का मतलब ही सीए और सीएस हुआ करता था।
तो उस समय सर यही था। पर धीरे धीरे जब 12th के बाद ग्रेजुएशन फेज में आए तब सिविल सर्विसेज के बारे में सुना, उससे पहले सर पता ही नहीं था। उस टाइम जब सुना तब जो रुझान है वो उनकी तरफ ज्यादा हो गया। तो जो सर सब्जेक्ट लिया हुआ था वो छोड़ने के मैं पक्ष में नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जिससे शुरू किया है आगे भी उसी के साथ बढ़ेंगे। पर साथ में सर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग गए, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपकी सर एग्जाम कॉमर्स तो काफी अच्छी होगी फिर तो। शायद सर, हाँ। ठीक है। अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, नाम बताइए कुछ। सर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, और सर अभी दो के नाम याद आ पा रहे हैं। शायद एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है। सर मैनेजमेंट तो सब्जेक्ट पूरा ही अलग हो जाता है सर। अलग होता है। अच्छा एक चीज बताओ, अभी आपने कॉस्ट और फाइनेंशियल बताया, तो कॉस्ट और फाइनेंशियल मैनेज अकाउंटिंग में क्या अंतर है? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ साथ अलग जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारा उसके अंदर आता है। प्रॉफिट और लॉस सारा इंक्लूड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके साथ असेट्स और लायबिलिटीज किसी बिजनेस की होती है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, बस वो उतना उस अकाउंटिंग के अंदर होता है कि कॉस्ट कितनी आ रही है और उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, वो कॉस्टिंग में होता है। तो आपके कॉमर्स में कुछ होता है इंटेंजिबल, कुछ असेट्स होते हैं, उनके नाम बताइए। सर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ट्रेडमार्क्स आते हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, गुडविल आती है। ठीक है। अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स में एक शब्द काफी चर्चा में चल रहा है, टेक्निकल रिसेशन। यस सर। क्या होता है टेक्निकल रिसेशन? सर टेक्निकल रिसेशन तब आता है जब किसी इकोनॉमी में कंटिन्यूअसली दो दो फाइनेंशियल जो क्वार्टर्स हैं उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में चली जाती है, तब सर टेक्निकल रिसेशन कहलाता है वो। ठीक। यस सर। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? सर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है कंपनीज और डिमांड और सप्लाई के बीच में। जो डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है और प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है किसी कंपनी में या किसी प्रोडक्शन हाउस में, वो माइक्रो होती है। और मैक्रो लेवल होता है वो पूरे वर्ल्ड और किसी कंट्री के कंटेक्स्ट में आ जाता है, जिसके अंदर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है। ठीक है सपना जी, ये बताइए, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम तो सुना होगा। यस सर। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारे जितने भी सिविल मैटर्स हैं, जैसे शादी है, डाइवोर्स है और संपत्ति का बंटवारा है, गोद लेना है, ये सारे सारे धर्मों के लिए सेम ही रूल्स अप्लीकेबल होंगे, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो अभी क्या गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए भारत में? सर सर यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि सरकार लागू करना चाहे तो ऐसे हाथों हाथ या फिर प्रॉम्प्टली एक्शन नहीं लिया जा सकता। पहले सारे धर्मों को एक साथ बिठा के और उस चीज के बारे में सबसे डिस्कशन करना जरूरी होगा सर, नहीं, क्योंकि आप एक इसके सिविल पक्ष में कोड हैं, बना के। आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? सर पक्ष में ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो पूरे देश के अंदर जो सिविल मैटर्स है वो एक ही तरह से हैंडल होंगे, तो जो न्यायालयों के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा जो पेंडिंग केसेस है इन चीज को लेके वो सारे जो हैं वो न्यायालयों के अंदर जो भार है वो उनका कम हो जाएगा। ठीक है बट सर सपना जी। एक साथ लागू नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे। यस सर। भारतीय संविधान में महिलाओं को लेकर कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके नाम बताइए आप। सर स्पेसिफिक महिलाओं को लेके तो नहीं है, बट जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हटाने के लिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में जो जेंडर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर ये इनके लिए अलग से ये रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है उसमें, आर्टिकल 15 और 16 में। उसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके अंदर कहा गया है कि उन सारी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करना है जो कि विमेन की डिग्निटी के डेरोगेटरी होती है। ठीक है सपना जी, थैंक यू वेरी मच। मैं पैनल मेंबर का मूव करता हूँ। एम के सर। थैंक यू सर। हेलो सपना जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही हूँ सर। गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं सर? गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन, थैंक यू।
अभी आपसे जो प्रीवियस पैनल मेंबर हैं उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपने उसमें इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में बताया है। यस तो सर। इससे पहले एक वर्ड आता है और एक प्रोसेस में आता है इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो इकोनॉमिक स्लो यस डाउन को हम कैसे मान सकते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्या मेजर्स हैं उसके? सर, इकोनॉमिक स्लो डाउन सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट मैं कुछ गेस करना चाहूंगी सर अपनी तरफ से। यस प्लीज प्रोसीड। यस सर। इकोनॉमिक स्लो डाउन सर, देश के जितने भी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करने वाले जो भी सेक्टर्स हैं, उनके अंदर अचानक से स्लो डाउन हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, उनकी डिमांड कम हो जाती है, उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो सर वो स्लो डाउन कहलाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट ओके सर। ओके, ठीक है ठीक है। चलिए मैं आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछता हूँ। आपकी हॉबी, जैसे आपने बताया कि वेस्ट मटेरियल एंड रीयूज। वेस्ट मटेरियल रीयूज, तो यस इसमें सर। 3 R's यूज होते हैं। एक कॉन्सेप्ट यस है सर। 3 R's, वो बताएंगे सर आप? रीयूज, यस सर। सर पहला आर होता है रीयूज, सेकंड होता है रिड्यूस एंड थर्ड होता है रिसाइकल। ओके, रिसाइकिल किसको किया जाता है? सर रिसाइकल मेनली सारे मटेरियल्स ही होते हैं जिनको हम लोग उसी रूप में वापस यूज नहीं कर सकते, तो उनको कुछ केमिकल या फिर कुछ मैकेनिकल प्रोसेस से रिसाइकल करके और वापस नई चीजें बना ली जाती है सर। आपने ये हॉबी क्यों चूज की, या आपको कब से जो है ये हॉबी आपको पसंद आई? सर शुरुआत में जब स्कूल में थे उस समय पे हमें जैसे SUPW के कैंप लगते थे उस टाइम पे, तो हमसे जो भी हमारे खुद की कलाकृतियां बनाने के लिए कहा करते थे, तो सर घर में यूं ही जो चीजें पड़ी हुई होती थी, वेस्ट जो घर पे काम नहीं आता था, हम उनको यूज करके बनाते थे। तो उस समय से ही सर हमारे अंदर ऐसे हो गया कि हाँ ये चीजें हैं जो काम नहीं आ ठीक रही, है, हम ओके उनको यूज। ओके। यस सर। आप इसको फ्रिक्वेंटली करते हैं? सर फ्रिक्वेंटली नहीं, बट कब जब टाइम होता है या जब कोई ऐसी चीज दिख जाती है जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो सर उसके साथ कर दिख लेते जाती है, ऐसी चीज दिख जाती है मतलब कि आप क्रिएटिविटी से बना सकते हैं कुछ भी इंस्टेंटली? हैं। यस सर। यस ठीक इंस्टेंटली है नहीं सर, बट थोड़ा सा ऐसे प्लान बना के कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा प्लान बना के आप ये बताइए कि मेरे पास में 3 वेस्ट मटेरियल है। मान लीजिए खराब हुआ पेन है, ये किसी कोई खिलौना है, उसका मुकुट है, यस देख पा रहे हैं? यस ठीक सर। है, यस सर, आई कैन सी दिस। ये एक खाली डिब्बी है मेरे पास में। हाँ सर। ठीक यस है, सर। तो आप इन तीनों को यूज करके क्या बना सकती हैं? सर इन तीनों को, वो पेन को छोड़ दीजिए, ये जो आपके पास मुकुट सा है और ये जो डिब्बी है, इनको चिपका के सेम कलर करके, इसको जो मुकुट है इसको थोड़ा अगर उल्टा करके लगाएंगे तो ये ऐसे खुंटियों जैसा लटकाने की चीज होती है वो बन जाएगी, तो इसके अंदर हम लोग ओके ईयरफोन्स वगैरह या फिर जो चीज है उनको स्टोर कर सकते हैं सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। यस सर। ओके, आप ये बताइए, चूंकि आप बीकानेर से आती है और बीकानेर सॉरी डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ ही है ना आपका तहसील जो है? यस सर। यस सर, डूंगरगढ़। डूंगरगढ़ बीकानेर में आता है। देन बीकानेर में थार डेजर्ट का काफी पार्ट है। तो यस क्या सर। कारण रहा है कि राजस्थान का थार डेजर्ट जो है उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाया, जबकि इजराइल इजराइल जो कि अपने आप में एक डेजर्ट में बसा हुआ है, ठीक यस है, सर। और वो इतना विकसित देश बन गया। क्या कारण रहा कि बीकानेर और राजस्थान जो है विकसित नहीं हो पाया और इजराइल इतना आगे निकल गया? सर राजस्थान के जो थार डेजर्ट विकसित नहीं हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने के कारण। ठीक है सपना जी, मैं आपको यहाँ पे एक बार रोकूंगा। एक्चुअली टाइम कम है। आप यस ये सर। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर आप फीडबैक में दे दीजिएगा, ठीक है? यस सर। यस ओके, सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।